जी भाई, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है? आप तो बिल्कुल पहले ठीक भी है। आ चुके हैं शायद। नहीं, मैं आपके चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन कुरान को लेकर के है। मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि कुरान की एक आयत है, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 9, जहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने अर्थ को 2 दिन में बनाया है। उसकी अगली आयत में कह रहे हैं कि उन्होंने अरे यार उसका जवाब अ, मैं कितनी बार दे चुका। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप दे हम्म, दें मुझे जवाब। आप एक काम माउंटेन्स करें। को। नहीं, सुन लीजिए। अब मैं असल में रिपीट करना अच्छा ही नहीं लगता ना। कितनी मरतबा एक ही करें। मेरे चैनल के ऊपर भी है, और इसी तरीके से आमिर हक के चैनल के ऊपर भी आप सर्च करेंगे। ये वाली कि हाँ, कितने मैंने दिन में देखा हुआ बनाया, है। ये डालेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखा हुआ इसमें है मैंने कोई काउंटर इसमें पर। कोई इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें, बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बात तो चलिए करिए मुख्तसर इसमें। बता देता हूँ जी। ठीक। हम्म। तो हाँ, तो अगली आयत में उन्होंने माउंटेन्स को रखा अर्थ पे, और इसमें उनको 4 दिन लगे। अब वो मतलब हेवन को उन्होंने 2 दिन में बनाया, और फिर एक आयत में कह रहे हैं कि अर्थ और हेवन को 6 दिन लगे बनाने में। आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें। अरे भाई वो मुझे पता है, लेकिन मैं जरा सूरत निकाल लूं। ओके। हामीम सजदा, कहाँ गई फुस्सिलत। हम्म। सूरा 41 आयत नंबर में आपने कहा 9, ठीक। खलकल अर्ज़ फी यौमैनि व तजअलून लहु अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। 2 दिन हो गए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम। 4 दिन में अल्लाह ताला ने उसके अंदर जी। पहाड़ बनाए, उसमें बरकत डाली, और उसमें उसका रिज्क रखा, ठीक। फिर उसके बाद वो आसमान की तरफ गया, मुतवज्जे हुआ, सुम्मस्तवा इलस्समाई वहिय दुखानुन फ़क़ाल लहा वल्लज़ी अतिया तौअन करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावात। फिर उसने 7 आसमान बनाए 2 दिन में। अच्छा जी, अब आप बताइए वो दूसरी आयत कौन सी है कि जिससे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है आपके नजदीक? हाँ, कुरान की आयत आयत नंबर 7 है, और सूरा नंबर 7 है, आयत नंबर 54 है। क्या लिखा है उसमें? उस पे लिखा है उन्होंने खुद को मतलब तख्त पे एस्टेब्लिश किया, और अर्थ और हेवन को 6 दिन में बनाए। 6 दिन में। अब मैं आपका हिसाब सही करता हूँ और बतौर आमिर हक के फार्मूला ठीक करता हूँ। वो इस ओके। तरीके से कि आयत नंबर 10 में सूरे हामीम सजदा यानी चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 10 में जो 4 दिन है ना, उनमें वो 2 दिन शामिल है जो आयत नंबर 9 में है। और ये तो ठीक आप है, अपनी मतलब से, आप मतलब खुद से बता रहे हैं ना ये। इसको आप साबित कर दीजिए कि ये गलत है। हाँ, गलत ऐसे है क्योंकि अगर ये, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हम्म। कि मान लेते हैं अर्थ एक प्लेट है, और अल्लाह ने प्लेट को क्रिएट कर दिया। और उसके बाद जो आयत 10 है, मान लेते हैं कि जो पहाड़ है, जो क्रिएटर लाइफ को बनाया अल्लाह ने, वो मान लेते हैं खाना है। तो आप वही कहना चाह रहे हैं कि जब अल्लाह खाना को प्लेट पे रख रहा है, तभी प्लेट भी साथ साथ बना रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं क्योंकि उसमें ये क्योंकि लिखा हुआ है, सुन लीजिए। अब क्योंकि आपको मैं दूसरी अच्छा, मिसाल बोलिए। देता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ। हम्म, अल्लाह ये कह रहा है कि उसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया, ठीक। उसके बाद जी। अगली आयत में वो क्या कह रहा है? पहाड़ों को बनाना, उस जमीन के अंदर बरकत डालना, और उसके अंदर रिस्क को डालना, यानी उसके अंदर जो जो ग्रोथ की एबिलिटी है, ये पूरी की पूरी, इस हम्म, पूरा ये पूरा प्रोसेस 4 दिन के अंदर हुआ है, ठीक है। इन 4 दिनों में जो अर्थ का क्रिएशन है वो भी शामिल है। अब उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है लीजिए। कि मसलन मैंने एक प्लेट बनाई, और प्लेट हम्म। बनाने में मुझे, और प्लेट नहीं थी मेरे पास, आपको खाना सर्व करने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे प्लेट बनानी पड़ी। तो मैंने प्लेट बनाई, उस प्लेट बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब उसके बाद मैंने खाना बनाया, चूंकि मुझे खाना सर्व करना है, खाना बनाने में मुझे 1 घंटा लगा। अब जब मैं आपको दे रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे 2 घंटे लगे इस पूरे काम में, तो उसमें प्लेट बनाने का जो 1 घंटा है ना वो भी शामिल है। आप ये नहीं कह सकते कि यार प्लेट बनाने में 1 घंटा लगा, खाना बनाने में 1 घंटा लगा, आप 2 घंटे की क्या बात कर रहे हैं? अभी की लेकिन मिसाल को अगर रिवर्स कर मान दिया मैंने। हाँ, जी। अगर अगर मैं मानूं, अगर प्लेट को मान लेते हैं आपने 2 दिन में बनाया, खाना को आपने 4 दिन में बनाया। अब खाना को जब आपने प्लेट पे रखा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने प्लेट को 4 दिन में बनाया, क्योंकि तो प्लेट मैं को ये आपने नहीं 2 दिन बोल रहे में हैं ना, बनाया था। ये नहीं बोल रहे हैं
कि प्लेट को 4 दिन में बनाया। हमने कहा कि ये पूरा काम 4 दिन में हुआ है। क्या सूरह आयत नंबर 10 में कहीं ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने जमीन को 4 दिन में बनाया? आयत नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जमीन को 2 दिन में बनाया। उसके बाद जमीन को बनाने के बाद उसके अंदर जो ग्रोथ की एबिलिटी है, पहाड़ है, दरिया वरिया सब मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 दिन में हुआ है। इसको 4 दिन का बयान कर दिया गया। तो जमीन की पैदाइश इंक्लूडिंग पहाड़ों की पैदाइश और उसके बाद दरिया की पैदाइश, जंगलों की पैदाइश, इसमें 4 दिन लगे। मुफ्ती जी, आप क्या खाना बनाने को और पेट बनाने को एक समझते हैं? भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई प्लेट ना हो और मुझे आपको खाना देना हो तो मैं पहले प्लेट बनाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा और आपसे ये कहूंगा कि मुझे 2 घंटे लगे इस काम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं खाने और प्लेट को एक समझ रहा हूं। लेकिन पूरी ड्यूरेशन लेकिन ड्यूरेशन को मैं एक साथ बता सकता हूं कि मुझे 2 घंटे इस मेहनत में लगे हैं। या ड्यूरेशन बताना गलत? ड्यूरेशन को आपने बता दिया, लेकिन ड्यूरेशन को अल्लाह ताला ने नहीं बताया। और दूसरी बात बताया ना, आपने जब हम ये कह रहे हैं कि पहली आयत के अंदर, आयत नंबर 9 में, अब आप माने ना माने डजंट मैटर, ये हमारी तरफ से, अब ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दीजिए कि ये बात सही है या नहीं। लेकिन आयत नंबर 9 में जमीन का क्रिएशन, सिर्फ जमीन का क्रिएशन है, बगैर पहाड़ों दरियाओं, यानी गोया के एक प्लेट। उसके बाद आयत नंबर 4 में जहां 4 दिन का जिक्र है, वहां पर जमीन की कंप्लीट क्रिएशन, जिसमें पहाड़ भी हैं शुरू से लेकर जमीन के आगाज से लेकर, जिसमें पहाड़ भी हैं, दरिया भी है, जंगल भी है, उस पूरे प्रोसेस में 4 दिन लगे। उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, इस तरह 6 दिन हो गए। इस आयत में और उस आयत के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ठीक है भाई? बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, नहीं, अब आप बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ये इसका जवाब मैं मुख्तसर दूंगा, क्योंकि आई नो कि यू डोंट हैव टू एग्री, सो यू डोंट हैव टू एग्री, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं एग्री करूंगा। बात ये है कि अगर हम ये कह देते अरे यार ये तो हिसाब ही गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हम उसकी एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि जो खुद कुरान से साबित हो रही है। कुरान में अगर कुरान में ये होता, अल्फाज में बता देता हूं कि उसने जमीन को बनाया 2 दिन में, उसके बाद उसने पहाड़ को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने आसमान को बनाया 2 दिन में, फिर उसके बाद उसने मसलन कुछ और किया 1 और दिन में, तो इस तरीके से वो 7 दिन हो गए या 8 दिन हो गए। नहीं, बल्कि 4 के अंदर। अब आप मुझे बताइए 4 में 2 शामिल है कि नहीं? 4 में 2 आते हैं या नहीं आते? सिंपल सी बात बता दीजिए मुझको। अर्थ का जो क्रिएशन 2 दिन में हुआ है वो 4 में 2 शामिल है या नहीं? हाँ या ना? 4 में से मतलब कौन से 2 की बात कर रहे हैं आप? 4 में 2 आते हैं। नंबर 4 में नंबर 2 शामिल है कि नहीं? नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है। नंबर 4 में 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। अब मेरी मर्जी में चाहे 1 को शामिल करूं, मैं चाहे 2 को शामिल करूं, चाहे 3 को शामिल करूं। मैंने 2 को शामिल किया, बताइए मैं गलत हुआ या सही हुआ? लेकिन कुरान पे आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी ना, वो अल्लाह की भाई, वो मेरी मर्जी नहीं है, वो खुदा की मर्जी है। मैं फिलहाल अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल किया। क्या आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? मुफ्ती जी, सबसे पहले तो आपने जो, क्या आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी बुनियादी मैथ ही कमजोर है कि अगर आप सामने वाले को हक नहीं दे रहे हैं कि 4 में 2 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब 4 भी नहीं है, क्योंकि 4 2 के बगैर नहीं होता। 4 अगर उसमें से 2 निकाल दे तो वो 2 हो जाता है। बुनियादी मैथ सही कर लो भाई अपनी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गिव एन एग्जांपल। द पॉइंट इज अगर मैं नंबर 4 में 2 को शामिल कर दूं तो मेरा हक है, खुदा का ये हक है कि वो नंबर 4 में नंबर 2 को शामिल कर दे, और उसने शामिल किया। आप खुदा के ऊपर एतराज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? लेकिन नंबर 4 तो 4 दिन है ना। चलिए, हो गया। चलिए, अगले भी लोग हैं। मेगा माइंड, और उसके बाद मिलूंगा उबैदुर रहमान साहब। जी भाई, मेगा माइंड मुसलमान है गैर मुस्लिम है? अनम्यूट। ये नॉन मुस्लिम है, आते रहते हैं ना। अच्छा जी, अनम्यूट करें। जी मुफ्ती साहब, आवाज तो आ रही है मेरी? जी, सनातनी है आप भाई? जी सर। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछे। आप मुफ्ती साहब का शायद हैंग हो गया। हाँ, ओके। नहीं, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है? जी, मेरी तरफ से नेट का कुछ इशू हो रहा है, बीच में ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि मेरी आवाज आ रही है। कैमरा बंद कर दीजिए। जी आ रही है। कैमरा आप बंद कर दीजिए तो आपका सही हो जाएगा। थोड़ा लैग हो रहा होगा। जी, मेगा माइंड साहब, मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? जी, आप सनातनी है भाई? जी सर। जी बोलिए सर। मेरा कोई कुरान पे कॉन्ट्राडिक्शन पे सवाल नहीं है। फर्स्ट ऑन लाइटर नोट, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है। हाँ अच्छा, पर मेरा सवाल कॉन्ट्राडिक्शन पर ही है।
लो आ, ये क्या बात है? लेकिन खुद को ये तो वो आपके कॉन्ट्राडिक्शन पे है। जी जी। ये आपके कॉन्ट्राडिक्शन पे है। अच्छा जी एक्चुअली क्या, मैंने आपका थोड़ा दिन पहले वीडियो एक देखा था, जी तो जिसमें आप यूसीसी के हवाले से बात कर रहे थे। जी तो उसमें आपने बोला कि अगर यूसीसी इंडिया में आ जाता है तो जो बहु विवाह की प्रथा है, मतलब मुस्लिम समाज के अंदर 4 विवाह तक अलाउड होता है। तो आप कह रहे थे कि अगर कानून ऐसा बन जाता है, हालांकि अभी तक नहीं बना है, तो आप मुसलमानों को सलाह दे रहे थे कि आप रजिस्टर्ड 1 कर लीजिए लेकिन अनरजिस्टर्ड 3-4 कर दीजिए, ऐसा आप कह रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्ट्रीम के अंदर ही आप कह रहे थे कि इस्लाम और कुरान, क्या मालूम आपने क्या बोला था दोनों में से, कि वो सिखाता है कि आपको जिस देश में रहते हैं उस संविधान की इज्जत करनी चाहिए, उस संविधान को मानना चाहिए। तो ये आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ना मेरे भाई, यहाँ ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली लेवल पे देखें आप कि अगर मैं लॉ मुझे कहता है कि आपकी सिर्फ एक शादी रजिस्टर होगी, हो गई, उसके बाद लॉ ये थोड़ी कहता है कि आप निकाह नहीं कर सकते, कि मैं ये नहीं कह सकता, अब वो मेरे पास सामने आएंगी, वो कहेंगे कि हम इसके वाइफ हैं, वो कहेंगे नहीं हम निकाह में हैं। सिंपल सी बात है, टेक्निकलिटी पे देखें, कोई लॉ नहीं ब्रीच हो रहा है। लॉ तब ब्रीच होगा जब मैं दूसरी शादी रजिस्टर करने जाऊंगा, जब दूसरी शादी रजिस्टर ही नहीं होगी। बिल्कुल यही मैं कहने वाला था कि दूसरी शादी करना। मतलब देखिए एक बात बताइए, एक आदमी मसलन आपकी शादी हुई है, ठीक है, आपने अपनी शादी रजिस्टर्ड करा रखी है म्युनिसिपैलिटी में, अब आप साथ में लिव इन रिलेशन में भी कर रखा है किसी के साथ दूसरे शहर में, तो क्या ये लॉ के खिलाफ है? कि आपने लॉ ब्रीच किया कोई? जी तो सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो बाकी के 3 निकाह है वो लिव इन में है? नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि बीवी आपकी एक है रजिस्टर्ड, दूसरी से आप लिव इन के साथ रह रहे हैं, उसका भी खर्चा उठाते हैं, सब करते हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं, उसको लिव इन मान लिया, लिव इन रिलेशन। क्या आपने कोई लॉ तोड़ा? सर इसके अंदर अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट वायलेशन तो हुआ ही है। लॉ तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बात लॉ की हो रही है, ह्यूमन राइट्स की। लॉ टूटा ना सर, लॉ टूटा ना। कौन सा लॉ है बताइए कौन सा लॉ है जो इस चीज को प्रोहिबिट करता है? बताइए, रेफरेंस दीजिए उस लॉ का। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे कि एक आपकी अगर एक शादी हुई है और वो रजिस्टर्ड है और दूसरी किसी औरत से शादी के बगैर आप लिव इन रिलेशन किए हुए हैं और उसके साथ उसको भी घर दे रखा है आपने, तो मुझे बताइए कौन सा लॉ टूटा, उस लॉ का रेफरेंस दीजिए। नहीं तो मतलब ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कुछ भी हुआ, लॉ का ब्रीच हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो लॉ का रेफरेंस दीजिए। तो ये तो सर लॉ सीधे सीधे ब्रीच हुआ ना। आपने जैसे एक रजिस्टर्ड मैरिज की और आपने 3 मैरिज तो की है, लेकिन आप इनको देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं हुआ। अभी जो है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, एक हिंदू जो है ना वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हिंदू मिसाल के मर्द है और उसकी एक दूसरी बीवी जो है वो कोर्ट में केस कर देती है कि इसने मेरे साथ भी शादी की है और एक और औरत के साथ शादी की है, कोर्ट ये कहेगा कि सबूत तो लाओ ना कि कहाँ की है शादी, कहीं रजिस्टर की होगी, धोखे से की होगी। वो नहीं मानेगा निकाह के कॉन्ट्रैक्ट को। वो मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान होगा, उनने इजाबु कबूल कर दिया दूसरी किसी लड़की के साथ, यानी कबूल है, और एक लड़की के साथ रजिस्टर्ड है। कोर्ट में अगर वो जाएंगे ना, कोर्ट कहेगा सबूत कहाँ है? जब रजिस्टर्ड ही नहीं है दूसरी शादी, तो दैट मीन्स कोई लॉ ब्रीच ही नहीं हुआ है, खत्म बात। अच्छा। एक सर एक चीज यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि आपके तो निकाह रजिस्टर्ड होता है, मतलब आप लिखते हैं ना उसको निकाह को, तो वो तो मैंने मेरे दोस्तों के साथ देखी है। वो हमारा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं होता भाई, वो पर्सनल रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं होता। जरूरी भी नहीं है, समझ गया। जरूरी भी नहीं है। नहीं एक मिनट, अभी पर्सनल रिकॉर्ड है वो, लेकिन वो अभी मान्य है भारत के संविधान के हिसाब से मान्य है वो। हाँ तो नहीं लिखेंगे, अगर वो क्या मसला है? उसके बगैर भी निकाह हो जाता है। बातों में हो जाता है, वर्बली मतलब कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ हम नहीं लिखेंगे क्या है? क्यों भाई? तो मतलब कुल मिला के ये तो कानून तो टूटा ना इसमें। आपने नहीं टूटा ना, तो 4 नहीं टूटा। कैसे टूटा? जब आप लिविंग रिलेशन के मजे उठा रहे हैं तब नहीं टूटा, तो ये कैसे टूटेगा? तो आप बोल दीजिए कि निकाह लिविंग रिलेशनशिप है। निकाह वो आप उसको लिविंग रिलेशन बोलते हैं, हमारे यहाँ ईजाब और कबूल, यानी एक तरफ से ऑफर, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर जब होगी और 2 गवाह मौजूद होंगे और मेहर होगा, तो वो निकाह हो जाएगा, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो अगर किसी को दूसरी शादी करनी है तो इस तरह कर सकता है। ये कोई नई चीज नहीं है, यूके, कनाडा, यूएसए, वहां पे ये चलता है, वहां पे यही करते हैं मुसलमान जो एक से ज्यादा शादी करते हैं। ये लिव इन जो दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि लिव इन है, शादी को आप लिव इन कर, हाँ हलाल लिव इन ही है,
रहते नहीं है क्या साथ में? लिव इन का क्या मतलब हलाल है? लिव इन है। साथ रहना तो रहते हैं, हलाल लिव इन है। हम हराम लिव इन के कायल नहीं हैं, हलाल लिव इन के कायल हैं। तो इजाबो कबूल के बाद जब वो लिव इन करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या है? तो कहाँ कह रहे हैं लिव इन, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है सर, ये मान लिया मैंने हाँ आपकी बात। हाँ, लेकिन बोलिए अब बोलिए। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है मैरिज में, तो वो वुमन तो वो कोर्ट भी नहीं जा पाएगी अगर उसके साथ में अन्याय होगा तो ये तो दिक्कत आएगी ना फिर उस समय पे। कौन नहीं जा पाएगी? कोर्ट नहीं जा पाएगी ना, जो जैसे कि फर्स्ट कौन सी बीवी है वाली? जिसका रजिस्टर्ड कौन सी निकाह हो वाली? गया, दूसरी वाली? सेकंड वाली। सेकंड वाली। हाँ हाँ तो उसको ये जब ये पता है कि मेरी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो वो अपने इस राइट को, कोर्ट के जाने के राइट को वेव कर दिया ना उसने। तो अगर आप अपने राइट को वेव कर दें तो क्या आपको ये हक है कि नहीं? लॉ आपको ये हक देता है कि आप अपने राइट को वेव कर दें। उस औरत ने अपने राइट को वेव कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। जैसे कि मैं बताता हूँ यानी मैं अपने राइट को वेव नहीं कर सकता? नहीं, आपको अगर पता ही नहीं हो राइट के बारे में तो नहीं पता है ना भाई, जभी तो, अब एक बात सुनिए, जभी तो उसने निकाह किया है और उसको पता है कि निकाह रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो जब रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बात साबित हो गई कि अगर उसके साथ जुल्म हुआ तो वो कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि निकाह हुकूमत की नजर में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसने कोर्ट जाने के अपने राइट को वेव कर दिया। कौन सा कानून है जो इस वेव करने को खिलाफ कानून के है? जी मैं बताता हूँ ना आपको, वही तो दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप तो मुझसे ज्यादा जानते होंगे, मुस्लिम समाज की स्थिति इंडिया के अंदर काफी ज्यादा मतलब एजुकेशन नहीं है। आप लॉयर हैं? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ। ठीक है जी। तो अब मुस्लिम समाज में एजुकेशन नहीं है, तो वो एजुकेशन का मसला हुआ ना, ये इस्लाम का मसला तो नहीं हुआ ना। ये मसला हुआ ना, इस्लाम का मसला तो नहीं हुआ ना। हम तो यहाँ इस्लाम की बात करने बैठे हैं। मुस्लिम समाज के अंदर तो हजार खराबियां हैं, बहुत से मुसलमान शराब पीते हैं, बहुत से मुसलमान चोरी भी करते हैं, तो ये इस्लाम के खाते में काहे को डाल रहे हैं आप इसको? नहीं, मैं आपके खाते में इसलिए डाल रहा हूँ इसको क्योंकि ये आप उनको उकसा रहे हो जो एक गलत काम करने के लिए, जबकि आप खुद यहाँ नहीं हो। और अगर उससे किसी को कोई गलत काम नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है। अगर मल्टीपल मैरिजेस गलत काम होती तो भाई सबसे पहले कृष्ण जी को पकड़िए, उन्होंने बहुत गलत काम किए हुए थे। ठीक है मेगा माइंड जी? जी मैं तो सर आपकी बात कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान की, और उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ। चूंकि जब आप ये कह रहे हैं कि मल्टीपल मैरिज करना गलत काम है, तो भाई मल्टीपल मैरिज तो कृष्ण जी की भी हुई थी, राम जी की। नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मल्टीपल मैरिज करना गलत है। मैंने तो ये कहा है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और अगर उसमें से तीन औरतों पिता की भी हुई थी। जी मैं बता रहा हूँ, मैं उसको गलत कहाँ कहा, मैंने कब कहा गलत है? मैंने तो ये कहा है कि अगर कोई, मुझे पता है आपकी बात मुझे समझ आ गई। सर मेरा सवाल ही नहीं आया अभी तक। एक सेकंड, मैं मुझे बता रहा हूँ, आपकी जो आप कह रहे हैं वो नारी जो है वो तो बेचारी परेशान हो जाएगी क्योंकि वो कोर्ट नहीं जा सकती। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर ऐसा होता भी है कि उस पर कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, फिर यहाँ पे हमारे फतवे काउंसिल होते हैं, उलमा होते हैं, वो फिर प्रेशर डालते हैं मर्द पे कि यार इसको अपना हक दो। ऐसा नहीं होता कि हमारी कम्युनिटी में उसको छोड़ ही देते हैं। तो लेकिन वो मैंडेटरी तो फिर भी नहीं है ना सर, मेरी बात सुनिए। उसके पास में जो मर्द है उसके पास में कानून का बड़ा हथियार है एक, कि भाई मैंने इससे मैरिज ही नहीं की है, वो उसके हक मार दे, आप क्या कर लोगे? आपकी जितनी भी काउंसिल है वो उनका अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है एक आदमी। मुफ्ती साहब ने भी वही बोला, उन्होंने कहा ये तब गलत होगा अगर उसको ये पता नहीं होगा कि मैं कल को नहीं जा सकती हूँ। अगर भाई उसको पता है तो उसका कंसेंट है, उसकी मर्जी है, फिर वो उसके साथ अगर उसको नहीं पता है, मेरी बात सुनिए, मेरा कंसर्न ये है सर, मेरा कंसर्न ये है ही नहीं कि उसको पता है और वो जानबूझ के कर रही है तो उसकी गलती है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है, किसी औरत को नहीं पता है और फिर भी वो कर रही है मुफ्ती साहब की बात सुन के, आपको ये नहीं पता, सुन लीजिए, आपको ये नहीं पता कि मुल्क का फला कानून अगर टूट गया तो मैं जेल जाऊंगा और आपने वो कानून तोड़ दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था? वो इग्नोरेंट आप है ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, यही आपकी इग्नोरेंस हुई ना, ये आपकी इग्नोरेंस हुई ना। तो अब मुस्लिम समाज के, हर समाज के अंदर कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं। हमने एक वैसे ही प्रिंसिपल बयान किया, सुन लीजिए मेरी बात, हमने एक ज़ाब्ता बयान किया है। अब मुस्लिम, जब वो कानून अगर आ गया, वो जो यूसीसी वाली बात, तो मुस्लिम समाज को एजुकेट करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है, वो हम कर लेंगे। ठीक है जी सर, ठीक है, चले।